नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का अध्याय 2 खत्म कर लिया था। आज हमारी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की 8वीं क्लास है। इस क्लास में हम अध्याय 1 और अध्याय 2 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान में नगरपालिका के लिए लागू अधिनियम बना है। ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2015। आप सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2009। वर्तमान में नगरपालिका में जो अधिनियम लागू है वह 2009 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम किस तिथि में लागू हुआ था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 11 सितंबर 2007, ऑप्शन बी 11 सितंबर 2009, ऑप्शन सी 20 सितंबर 2009, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 2009। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11 सितंबर 2009 को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम किन किन क्षेत्रों में लागू है या इसका प्रसार कहाँ कहाँ पर है? ऑप्शन ए पूरे राजस्थान में, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान में और ऑप्शन सी छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम लागू है। यह सभी प्रश्न हमने पहली क्लास हुई थी हमारी नगरपालिका अधिनियम की, उसमें देखे थे। अगला प्रश्न है, भवन संरचना में सम्मिलित है। ऑप्शन ए दीवार, ऑप्शन बी फर्श, ऑप्शन सी बालकनी, ऑप्शन डी सभी। तो हमने पढ़ा था भवन संरचना के अंतर्गत कि इसके अंतर्गत दीवार, फर्श, बालकनी, आपकी बरामदा, चबूतरा, सभी संरचनाएं हैं वह भवन संरचना के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति ने अपनी स्वयं की भूमि पर कॉम्प्लेक्स बनवाया हो वह कहलाता है। ऑप्शन ए भवन निर्माता, ऑप्शन बी विकासकर्ता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। हमने पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी भूमि पर या फिर किसी एग्रीमेंट के अधीन किसी अन्य की भूमि पर यदि किसी भवन या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है तो वह व्यक्ति भवन निर्माता और विकासकर्ता दोनों कहलाएगा। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा छठवां प्रश्न अध्यक्ष से आशय है। इसका ऑप्शन ए नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी नगर परिषद का सभापति, ऑप्शन सी नगर निगम का महापौर, ऑप्शन डी सभी। हमने अध्याय 1 में महत्वपूर्ण परिभाषाओं में पढ़ा था कि अध्यक्ष पद से आशय होगा कि नगरपालिका में जो अध्यक्ष होगा उसको अध्यक्ष पद ही नाम दिया गया है, और नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति और नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उपाध्यक्ष से नगर निगम के मामले में अभिप्रेत होता है। तो अध्याय 1 में हमने उपाध्यक्ष की परिभाषाएं भी देखी थी। उपाध्यक्ष की परिभाषाओं में हमने देखा था कि नगरपालिका के मामले में उपाध्यक्ष ही रहेगा, उसका पद का नाम भी उपाध्यक्ष होगा। नगर परिषद के मामले में उपाध्यक्ष उपसभापति होगा और नगर निगम के मामले में उपाध्यक्ष उप महापौर होगा। तो यहाँ प्रश्न है कि उपाध्यक्ष से नगर निगम के मामले में अभिप्रेत होता है, तो नगर निगम के मामले में उपाध्यक्ष उप महापौर होगा। तो अपना ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सार्वजनिक मार्ग में सम्मिलित है। तो इसके ऑप्शन है सार्वजनिक मार्ग, ऑप्शन बी सार्वजनिक गली, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सार्वजनिक मार्ग की परिभाषा जो हमने अपनी क्लास में देखी थी, तो उसमें सार्वजनिक मार्ग की परिभाषा दी गई थी कि वह मार्ग
जो जनता के आवागमन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या राज्य सरकार केंद्र सरकार की निधि द्वारा उस पथ मार्ग का समतलीकरण कराया गया हो, पत्थर जड़वाया गया हो, डामर बिछवाई गई हो, या नालियों का निर्माण करवाया गया हो, तो वह सार्वजनिक मार्ग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि सार्वजनिक मार्ग और सार्वजनिक गली दोनों सार्वजनिक मार्ग के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि शब्द में सम्मिलित है। ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी दुकान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमने भूमि की परिभाषा अपनी क्लास में देखी थी कि वह भूमि जिस पर निर्माण कराया गया हो या जलाच्छादित हो, अर्थात जल से भराई हुई भूमि को भी हम भूमि शब्द के अंदर मानेंगे। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मकान और दुकान दोनों निर्मित भवन है, इसलिए वे भूमि शब्द के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थान में सम्मिलित है। ऑप्शन ए सार्वजनिक पार्क, ऑप्शन बी सार्वजनिक चबूतरा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11 कि राज्य सरकार प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है, वह धारा कौन सी है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 6। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 3। धारा 3 के अंदर हमने नगर पालिकाओं का परिसीमन पढ़ा था। उसमें बताया गया था कि राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करके किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर सकती है या नगर पालिका से बाहर कर सकती है और नगर पालिकाओं की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा धारा 5 के अंदर, धारा 6, ऑप्शन सी धारा 7, ऑप्शन डी धारा 8। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 5। धारा 5 के अंतर्गत नगर पालिका की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। धारा 5 के अंदर बताया गया था कि प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र को नगर पालिका बनाया जाए। यदि लघुत्तर नगरीय क्षेत्र है तो वहाँ नगर परिषद, और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है तो वहाँ नगर निगम की स्थापना की जाए। और जब नगर पालिका बोर्ड बना दिया जाएगा तो वह एक निगमित निकाय होगा और उसका शासक अधिकार होगा, उसकी अपनी मोहर होगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा या वह वाद चला सकेगा। यह सब हमने धारा 5 के अंदर अपनी क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप क्लासेस ज़रूर देखें, आपको निश्चित तौर पर उन क्लासों से फायदा होगा। और इसी धारा के अंदर हमने ये प्रावधान भी देखा था कि राज्य सरकार यदि चाहे तो किसी स्थानीय क्षेत्र जिसका सांस्कृतिक, पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व हो तो उसे नगर पालिका से बाहर कर सकती है और उसके लिए अर्थ विकास प्राधिकरण भी बना सकती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है ए 169, ऑप्शन बी 213, ऑप्शन सी 269, ऑप्शन डी 189 यानी कि 189। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 213। हमने अपने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या 213 है, जिसमें 169 नगर पालिकाएं, 34 नगर परिषद और 10 नगर निगम हैं। तो इस प्रकार टोटल 213 हो जाएगा, तो नगरीय निकायों की संख्या 213 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की संरचना में शामिल है ऑप्शन ए क्षेत्र का विधायक, ऑप्शन बी क्षेत्र का सांसद, ऑप्शन सी नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी सभी। तो हमने धारा 6 के अंदर नगर पालिका की संरचना को पढ़ा था,
जिसमें हमने देखा था कि क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र का सांसद, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, निर्वाचित सदस्य नगर पालिका के, मनोनीत सदस्य सभी नगर पालिका की संरचना में शामिल होते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15, नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है इसका ऑप्शन 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 13। किसी भी नगर पालिका में 13 से कम वार्डों की संख्या नहीं होगी। न्यूनतम संख्या जो निर्धारित की गई है वह 13 की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, नगर पालिका के स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान आरक्षित हैं। ऑप्शन ए बालकों के लिए, ऑप्शन बी दिव्यांगों के लिए, ऑप्शन सी महिलाओं के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नगर पालिका के स्थानों की या नगर पालिका संरचना की बात धारा 6 के अंदर की गई है। उसके अनुसार नगर पालिका में जो स्थान है, नियत स्थान है नगर पालिका सदस्यों के लिए, उनकी कुल संख्या में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नगर पालिका की पदावधि होती है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। आप कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि नगर पालिका की पदावधि किस धारा के अंतर्गत बताई गई है। अगला प्रश्न है नगर पालिका का वार्डों में विभाजन किस धारा के अधीन है? ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। धारा 9 के अंदर वार्डों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है नगर पालिका निर्वाचन कराने का अधिकार किसका होता है? इसके ऑप्शन हैं निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी केंद्र सरकार। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। नगर पालिका के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। नगर पालिका के निर्वाचन का उल्लेख किस धारा में किया गया है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है निर्वाचक नामावली तैयार किसके द्वारा की जाती है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी नगर पालिका अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो निर्वाचक नामावली का उल्लेख धारा 13 के अंदर किया गया है। इसमें बताया गया है कि निर्वाचक नामावली को तैयार करने का, उसको रिवाइज करने का और उसको अपडेट करने का अधिकार या वो कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप कमेंट बॉक्स में हमें यह बता सकते हैं कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कौन नाम निर्दिष्ट और पद भेद करता है, अर्थात उसे कौन इस पद के लिए अभिनियोजित करता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न है निर्वाचक नामावली में किसका नाम नहीं होगा या नाम काट दिया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है जो भारत का नागरिक ना हो, ऑप्शन बी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित हो, ऑप्शन सी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। यानी कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो, न्यायालय द्वारा विकृत चित्त हो और भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाए, ऐसे व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में नाम लिखवाने का हक नहीं होगा और यदि नाम है तो वो काट दिया जाएगा। अगला प्रश्न है धारा 15 के अधीन प्रावधान है। ऑप्शन ए नगर पालिका निर्वाचन का, ऑप्शन बी निर्वाचन अधिकारी का, ऑप्शन सी मिथ्या घोषणा का, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिथ्या घोषणा।
मिथ्या घोषणा से अर्थ है कि निर्वाचक नामावली तैयार करने वाला व्यक्ति किसी नाम को निर्वाचक नामावली में या तो लिख दे या निर्वाचक नामावली से बाहर कर दे और उसके संबंध में झूठी लिखित घोषणा करता है तो वह मिथ्या घोषणा मानी जाएगी। अगला प्रश्न है जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे धारा 17 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 18 के अंदर या ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान धारा 17 के अंदर दिया गया है और धारा 16 के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हित व्यक्ति के बारे में किस धारा में प्रावधान है। ऑप्शन है इसके धारा 21, धारा 22, धारा 23, ऑप्शन डी धारा 24। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 21। धारा 21 के अंतर्गत नगर पालिका सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए उनके बारे में बताया गया है। जैसे वह व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो वह नगर पालिका सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। आरक्षित पदों के लिए केवल आरक्षित व्यक्ति ही अर्हित होगा, यानी कि आरक्षित पद है। यदि आपके वार्ड की सीट SC, ST या OBC या महिला सीट है तो उस वार्ड से वही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है एक से अधिक वार्डों से निर्वाचन लड़ने पर रोक का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 21, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 23, ऑप्शन डी धारा 24। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 22। धारा 22 के अंदर प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से अपना नामांकन या उम्मीदवारी नहीं करेगा, वह केवल एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है यानों, ध्वनि विस्तारकों, बैनर, होर्डिंग आदि का यदि नियमों के विरुद्ध उपयोग किया जाता है तो उससे रोक संबंधी प्रावधान किस धारा में है। तो इसके ऑप्शन है धारा 22, ऑप्शन बी धारा 23, ऑप्शन सी धारा 24, ऑप्शन डी धारा 25। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 23। धारा 23 के अंतर्गत ऐसे उपबंध बनाए अगर राज्य निर्वाचन आयोग कि जिसके अधीन आप यानों, विस्तारकों और बैनर और होर्डिंग आदि का युक्ति युक्त यानी कि जो नियम निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार आप उपयोग कीजिए, अन्यथा आप पर कार्रवाई हो सकती है। अगला प्रश्न है धारा 24 में प्रावधान है। ऑप्शन ए है निर्वाचन की साधारण निर्योग्यताओं का, ऑप्शन बी अर्हित व्यक्ति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। धारा 24 के अंतर्गत निर्वाचन की साधारण निर्योग्यताएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है सदस्यों की निर्भरता होगी। ऑप्शन ए अपराध सिद्ध दोषी, ऑप्शन बी न्यायालय घोषित दिवालिया, ऑप्शन सी 2 से अधिक संतानें, ऑप्शन डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। धारा 24 के अंतर्गत सदस्यों की निर्भरताएं दी गई हैं, जिसमें यदि आप किसी अपराध के लिए दोषी पाए जाते हो तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। यदि आप न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किए जाते हो तब भी आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। यदि आपके 2 से अधिक संतानें हैं तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है आकस्मिक रिक्तियों को भरने का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 25, ऑप्शन बी धारा 26, ऑप्शन सी धारा 27, ऑप्शन डी धारा 28। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 27। धारा 27 के अंतर्गत आकस्मिक रिक्तियों को भरने का प्रावधान है। आकस्मिक रिक्तियां क्या होंगी, जैसे किसी सदस्य की यदि मृत्यु हो जाए या वह अपने पद को त्याग दे या उसको निलंबित कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में उसका पद रिक्त माना जाएगा और उस रिक्त पद को उपचुनाव द्वारा भरा जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए
मतदाता को रिश्वत देना, ऑप्शन बी धर्म जाति के नाम पर घृणा फैलाना, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदी को धमकी देना, ऑप्शन डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। धारा 29 में भ्रष्ट आचरण का उल्लेख किया गया है। तो धारा 29 के तहत किसी मतदाता को या अपने सामने वाले उम्मीदवार को रिश्वत देना और उसके मत को खरीदना, धर्म जाति के नाम पर घृणा फैलाना और प्रतिद्वंदी को धमकी देना, उसे समुदाय और समाज से बाहर करना की धमकी देना आदि सभी भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएंगे। इसलिए यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निर्वाचन याचिका का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 31, ऑप्शन सी धारा 32, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। धारा 31 के अंदर ही निर्वाचन याचिका का प्रावधान है। धारा 31 में यह उल्लेख है कि निर्वाचन याचिका के द्वारा आप निर्वाचन संबंधी मामलों को जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रश्नगत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश के आदेश से निर्वाचन संबंधी मामलों की अपील की जा सकती है। ऑप्शन ए जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी सिविल न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय में। धारा 32 में प्रावधान है कि अगर जिला न्यायाधीश आदेश दे तो निर्वाचन संबंधी मामले की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नगर पालिका सदस्य पद की शपथ का प्रावधान है। धारा 31 में, ऑप्शन बी धारा 33, ऑप्शन सी धारा 35, ऑप्शन डी धारा 37। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 37। धारा 37 के अंदर नगर पालिका सदस्य के पद की शपथ का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए बिना इजाजत क्रमवर्ती 3 बैठक में अनुपस्थिति होने पर, ऑप्शन बी पद का दुरुपयोग करने पर, ऑप्शन सी कर्तव्य पालन में असमर्थ होने पर, ऑप्शन डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर नगर पालिका के सदस्य बिना किसी परमिशन के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं या अपने पद का दुरुपयोग करता है या अपने कर्तव्य पालन में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धारा 37 के अधीन शपथ लेने में विफल होने पर ऑप्शन ए दोबारा शपथ लेने का मौका दिया जाएगा, ऑप्शन बी पद रिक्त माना जाएगा, ऑप्शन सी सदस्यता दे दी जाएगी, ऑप्शन डी जुर्माना देना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पद रिक्त माना जाएगा। यदि धारा 37 के अधीन नगर पालिका सदस्य शपथ लेने में विफल रहते हैं तो उनके पद को रिक्त माना जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 38 में प्रावधान है। ऑप्शन ए शपथ, ऑप्शन बी त्यागपत्र, ऑप्शन सी कार्यकाल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी त्यागपत्र। और धारा 38 के अंदर नगर पालिका सदस्यों के त्यागपत्र के बारे में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक नगर पालिका में होगा ऑप्शन ए एक अध्यक्ष, ऑप्शन बी एक उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग को, ऑप्शन बी अध्यक्ष को, ऑप्शन सी राज्य सरकार को, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नगर पालिका का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा या त्यागपत्र देगा। अगला प्रश्न है, जन्म मृत्यु पंजीकरण किसका मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी स्थानीय अधिकारी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नगर पालिका।
धारा 45 के अंतर्गत नगर पालिका के मुख्य कार्यों की सूची दी गई है, जिसमें नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य का विवरण मिलता है। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण भी नगर पालिका के मुख्य कार्यों में शामिल है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के मुख्य कार्य हैं। ऑप्शन ए मार्गों का नामकरण, ऑप्शन बी सार्वजनिक मार्गों पर रोशनी व्यवस्था, ऑप्शन सी साफ सफाई, ऑप्शन डी खतरनाक व्यापारों को विनियमित करना, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा। यह सभी नगर पालिका के मुख्य कार्यों में शामिल है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका अध्यक्ष के कार्य हैं। ऑप्शन ए बैठकों की अध्यक्षता करना, ऑप्शन बी बैठकों को आयोजित करवाना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो धारा 48 के तहत नगर पालिका अध्यक्ष के कार्य दिए गए हैं, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि वह बैठकों की अध्यक्षता भी करता है, बैठकों को आयोजित भी करवाता है और नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर निगरानी रखता है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा करेगा। ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन डी सदस्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य नगर पालिका अधिकारी। धारा 49 में बताया गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव करेगा। यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या नगर पालिका के सदस्य और नगर पालिका समिति कोई कार्य करती है जो नियम और अधिनियम के विरुद्ध है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उनको नियम और अधिनियम का वर्णन करते हुए सलाह देगा। अगला प्रश्न है, धारा 50 में विवरण है कार्यभार लेने का, ऑप्शन बी कार्यभार ग्रहण करने का, ऑप्शन बी कार्यभार सौंपने का, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। धारा 50 के अंदर कार्यभार सौंपने का विवरण है। धारा 50 के अंदर उल्लेख किया गया है कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य तीनों में से कोई भी अपने पद से हटाया जाता है या मृत्यु के कारण पद रिक्त हो जाता है या उसको निलंबित किया जाता है, तो वह तुरंत प्रभाव से समस्त नगरपालिका की संपत्ति और जितने भी कागज पत्र उसके पास हैं और अपने कार्यभार को तुरंत सौंपेगा। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह बताई गई है धारा 50 में कि अध्यक्ष यदि आरक्षित वर्ग का है तो वह आरक्षित वर्ग के उपाध्यक्ष को अपना कार्यभार सौंपेगा। यदि आरक्षित वर्ग का उपाध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आरक्षित वर्ग के सदस्य को या निर्धारित व्यक्ति को कार्यभार सौंपा जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 50 के अधीन नगर पालिका विघटन पर कागज पत्र, संपत्ति और कार्यभार किसे सौंपा जाएगा। ऑप्शन है अध्यक्ष को, ऑप्शन बी विधायक को, ऑप्शन सी धारा 322 द्वारा नियुक्त व्यक्ति को, ऑप्शन डी कोई नहीं। धारा 50 में यदि पूरी की पूरी नगर पालिका का ही विघटन हो जाता है, उस स्थिति में संपत्ति, कागज पत्र और कार्यभार किसे सौंपा जाएगा। तो इसमें इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि धारा 322 द्वारा नियुक्त व्यक्ति को कार्यभार, कागज पत्र और संपत्ति आदि को सौंपा जाएगा। आज की वीडियो में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको हमारा प्रयास भी अच्छा लगा होगा। यदि आप इस तरह के वीडियो आगे भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।